अमूमन हमने गौर किया है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम मनुष्य के जनजीवन पर प्रभाव या फिर कहें तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, इसके ऊपर महामारी का क्या प्रभाव पड़ा। इसको देखते हैं, यानी विद्वानों का जो जोर है वो ज़्यादातर इन परिप्रेक्ष्यों पर ज़्यादा है। आज हम एक ऐसे पक्ष की चर्चा करने जा रहे हैं जो नॉर्मली इतिहासकारों के विश्लेषण से अनुपस्थित रहता है, और ये जो पक्ष है वह है महामारी का जलवायु पर दीर्घकालीन प्रभाव। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पारंपरिक इतिहास में इस किस्म के स्रोत को खोदना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये नामुमकिन नहीं है, जैसा हम आगे देखेंगे, और आज के जो नए शोध आ रहे हैं उससे हमें लगता है कि इस तरह के पक्ष भी हम इतिहास में रख सकते हैं। हमें इसके साथ साथ ये भी स्वीकार करना होगा कि वर्षों से हम सामाजिक आर्थिक संरचनाओं और या उससे जुड़ी हुई जो उससे जुड़े हुए जो विश्लेषण है उसके आइवरी टावर से हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, और इसके लिए हम काफ़ी हद तक राज्य द्वारा प्रायोजित जो स्रोत होते हैं, यानी इतिहास में भी हमने देखा है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड सोर्सेज थे, हम उस पर निर्भर हैं। जब हम पारंपरिक इतिहास लेखन की पद्धति से बाहर निकलते हैं, यानी ये जो पद्धति है जिसमें ज़्यादातर स्रोतों का इस्तेमाल हम लोग स्टेट के स्रोतों का करते हैं, और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा ये जो आलोचना हमें इतिहास में मिलती है कि क्यों मध्यकाल का जो इतिहास है, भारतीय इतिहास है, वो ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल पर आधारित है या केंद्रित है। अगर हम उन स्टेट सोर्सेज से बाहर निकलेंगे तो ये जो आलोचना है उसको हम हल करने में सफल होंगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि केवल दिल्ली सल्तनत और मुग़ल मध्यकाल के शासक नहीं थे, बहुत से रीजनल किंगडम्स थे, और हमें उनके भी इतिहास को, यानी उन रीजन्स के भी इतिहास को समझने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि जब हम पारंपरिक इतिहास लेखन की पद्धति से बाहर निकलते हैं तो हमें नए प्रकार का इतिहास जानने का मौका मिलता है। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, मैं तो मानता हूं कि इस ओर एक बहुत ही अच्छा कदम है। संभवतः बहुविषयक जो शिक्षण पर जोर देने के साथ साथ ये जो नीति है वो इतिहास में नई व्याख्याओं और शोधों को जन्म देगी। कि हम जलवायु परिवर्तन को लेकर, खासकर जर्मनी और यूरोप में जलवायु परिवर्तन को लेकर लोग बहुत सजग हैं, और ये जरूरी भी है। तो फिर आज जो कोविड है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, और ये न केवल लोगों को बीमार बना रहा है बल्कि इस वायरस ने व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, इन सबों को भी नष्ट कर दिया है। ऐसी स्थिति में दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत के संसाधनों का भी एक बड़ा हिस्सा इस बीमारी से लड़ने में खर्च किया जा रहा है, और ये बहुत गौर करने वाली बात है। परंतु इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात है कि इसके प्रकृति पर अद्भुत प्रभाव हैं, और इसने बहुत अद्भुत प्रभाव छोड़े हैं इन 4 महीनों में ही। हमारी नदियां अचानक जिंदा हो गई हैं। दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड शहर में आसमान नीला दिखने लगा है। अब हमारे लंग्स जैसे लगता है अचानक बड़े हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्रदूषण करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद थी लॉकडाउन के दौरान। उनका जो वेस्ट वाटर था, जो यमुना और गंगा जैसी नदियों में गिर रहा था, ये सब बंद हो गया था।
लेकिन ये जो प्रभाव हम देख रहे हैं ये शॉर्ट टर्म प्रभाव है। क्या इसके जलवायु पर दीर्घकालीन प्रभाव भी हो सकते हैं? इसको समझने के लिए हमें इतिहास में दर्ज जो वैश्विक महामारी के प्रभाव है उसको हमें जानने की कोशिश करनी पड़ती है और करनी चाहिए। हालिया रिसर्च ने ये दिखाया है कि इतिहास में कुछ ऐसे पल आए थे जब महामारी ने पूरे विश्व की जलवायु को प्रभावित किया था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अमेरिकी भूमि में जो वहाँ के एबॉरिजिनल्स थे उनके बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी। और इसका जो कनेक्शन है अभी हाल में बहुत हालिया एक रिसर्च आया है, साइंस जर्नल में पब्लिश हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि कैसे ये जो अमेरिकी एबॉरिजिनल्स की मृत्यु थी वो 17वीं शताब्दी में हुई ग्लोबल कूलिंग, जिसको कि हम लोग इतिहास में लिटिल आइस एज के नाम से जानते हैं, उससे इसका संबंध है। दरअसल जो कार्बन उत्सर्जन है और जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 300 मिलियन वर्ष से भी अधिक पहले की बात है जब ये कार्बन जिसको हम लोग कार्बोनिफेरस अवधि के का काल कहते हैं, उस दौरान हुआ क्या कि वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता था और उसकी वजह से जो पृथ्वी का वातावरण था वो बहुत ही गर्म था, यानी मनुष्य का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल था इस पृथ्वी के गर्म होने से। लेकिन होता क्या है कि गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से धीरे धीरे पृथ्वी पर पेड़ पौधों की वृद्धि होती है। अब इसका क्या प्रभाव होता है? इससे होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी आती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन को अवशोषित करते हैं। सो कोरल रीफ्स भी जैसे बने उसी दौरान, तो कोरल रीफ्स ने भी कार्बन को एब्जॉर्ब किया, इसीलिए कोरल रीफ को कई बार हम लोग कार्बन सिंक के नाम से भी जानते हैं। इसको कार्बन सिंक कहने के पीछे यही कारण है कि कोरल रीफ कार्बन के लिए जलाशय के रूप में कार्य करता है। सो इसने भी वातावरण से कार्बन का स्तर काफ़ी मात्रा में कम किया और इसने एक बहुत अहम भूमिका अदा की। आगे चलकर पृथ्वी धीरे धीरे और ठंडी होती चली गई और एक जलवायु का निर्माण हुआ जिसका आज हम आनंद ले रहे हैं, और मनुष्य जो है उसका फिर इवोल्यूशन होता है। लेकिन ये सब तभी हो पाया जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत थी वो पृथ्वी की कंबल की तरह ढकी और ये जो परत है ये पतली हुई, यानी जो कार्बन की परत बहुत मोटी थी वो कार्बन पेड़ पौधों और कोरल रीफ्स के अवशोषित करने के बाद पतली हो गई और तब पृथ्वी पर रहना संभव हो सका। कहने का तात्पर्य है कि अगर पौधे अधिक होंगे तो वायुमंडल का कार्बन पौधों द्वारा अवशोषित हो जाएगा, और यदि हम पेड़ पौधे काट देते हैं तो उनके द्वारा अवशोषित कार्बन वातावरण में पुनः चला जाता है। इन्हीं कारणों से आज जो हम लोग हमेशा इसकी चर्चा करते हैं और हमेशा ये बताया जाता है कि वनों की कटाई रुकनी चाहिए, तो दुनिया भर में जो ये वनों की कटाई हो रही है ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये चिंता वाजिब है। वाजिब इसलिए क्योंकि जंगल के पेड़ों को काटने के साथ पेड़ों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं किया जा सकता है, यानी वनों की कटाई पेड़ों के जो ऊतक होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उसमें फंसे कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ देते हैं। तो यानी अगर आप पेड़ काट देंगे तो जो कार्बन है वो वापस वायुमंडल में चला जाएगा। सो इससे बहुत तेजी से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होगी, और यही हो रहा है। पिछले 100-200 वर्षों में जितना ज़्यादा वनों को हमने काटा है उसके कारण जो कार्बन उत्सर्जित होकर जलवायु में गया, उसी के कारण कार्बन की जो परत है पृथ्वी के चारों तरफ वो मोटी होती चली जा रही है।
इसके अलावा हम लोग कार भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कारों का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, उद्योग चलाने के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाया जा रहा है, और इससे इन सब को जलाने से हम बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि भविष्य में कार्बन डाइऑक्साइड के विशाल संचय से पृथ्वी की जो ये जो वार्मिंग है वो और बढ़ती चली जाएगी, और इसके कारण इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा देते हैं। ये माना जाता है कि दुनिया भर में औसत तापमान 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक लगभग आधी डिग्री यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, और यही उत्सर्जन वर्तमान दर पर अगर जारी रहा तो 2030 आते आते ये 1.5 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा। तो पर्यावरण इतिहास के जो शोधकर्ता हैं या उस शोधकर्ता के रूप में हम लोगों को ये ज़रूरी है कि हम दीर्घकालिक बदलावों को और जो ये सारी घटनाएं इतिहास में हुई हैं उन घटनाओं के कारणों को देखने के लिए हम कोशिश करें। और इनफैक्ट आज कल जो शोध चल रहे हैं हम शोधार्थियों को उसके लिए प्रशिक्षित भी करते हैं। इस अर्थ में जो दीर्घकालिक निहितार्थ और कारण शामिल हैं, खासकर बीमारियों के प्रसार में और महामारियों के उसके कारण का अतीत जानने के लिए, तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है बीमारियों को समझने की, वो और भी धीरे धीरे बढ़ गई है, क्योंकि जब हम दीर्घकालिक प्रभावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व के जलवायु के ठंडे होने का सबसे अधिक प्रभाव यूरोपीय देशों पर ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स लंबे हो गए, जो ग्रीष्म के महीने थे वो छोटे हो गए, और इससे वहाँ की खेती प्रभावित हुई। खेती प्रभावित होने से वहाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इस परिस्थिति में यूरोप के जो देश थे, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप देखते हैं कि इनका प्रादुर्भाव 17वीं शताब्दी में होता है। ये अपने इंडियन ओशन में वेंचर्स करना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब कि आपने देखा कि जो महामारी कोलंबस के जाने के बाद अमेरिका में जाती है, उसका दूरगामी प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। अभी हो सकता है कि जो 17वीं शताब्दी में जो प्रभाव है भारत पर कुछ अलग तरीके से पड़ रहा हो, क्योंकि भारत में खेती मॉनसून पर आधारित थी। अब हमें ये देखना है क्यों ऐसा है कि 17वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने चरम पर है। क्या ऐसा तो नहीं कि जहां यूरोप जैसे देश खेती के मामले में नीचे जा रहे थे, भारत जैसे देश को ज़्यादा अच्छा मॉनसून मिल रहा था। तो हमें महामारी को सेंटर में रखते हुए उसके दूरगामी परिणाम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और पिछले वर्ष तक विश्व स्तर पर जो नेताओं का ध्यान है वो पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर विशेष था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो स्वास्थ्य और आर्थिक संकट की आड़ में नेताओं का ध्यान जलवायु परिवर्तन की जो आपदा है उससे वो हम लोग धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि हमें अर्थव्यवस्था को अच्छा करना है। महामारी और उसके परिणाम या महामारी के कारण जो आर्थिक आघात पहुंच रहा है देशों को, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इस कारण से चूंकि हमारा ध्यान अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा है, इसके कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑयल इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्री, एयरलाइन, ऑटोमोबाइल जैसे जो उद्योग हैं वो लाभ के लिए सरकार से, जैसे वो नगद रोल बैक की बात कर रहे हैं, उनके एहसान की मांग कर रहे हैं, तो ये सरकार से बेनिफिट ले लें और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो जलवायु पर पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के नियम भी जो थोड़े रिलैक्स कर दिए हैं सरकार ने। दीर्घ काल में महामारी ने जो ये प्रभाव छोड़ा है, इसका जलवायु पर विपरीत परिणाम हो सकता है लंबे समय में।
जबकि इसके विपरीत होना क्या चाहिए था कि सरकारें यदि प्रतिबद्ध हो जाती तो पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, तो पैंडेमिक के बाद जैसे प्रदूषण रहित वातावरण हमें मिला था और जो नदियाँ अपनी पुरानी स्थिति में आ गई थी, तो हम उसको बरकरार रख सकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि महामारी इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ को रेखांकित करती है और इनफैक्ट हमें आज ज़्यादा से ज़्यादा महामारी को सेंटर में रखते हुए इस तरह के मोड़ को रेखांकित करने की आवश्यकता भी है, खासकर कि कैसे महामारी ने विश्व जलवायु परिवर्तन को प्रभावित किया। विचार यह है कि जब हम महामारी के इतिहास का ध्यान करते हैं तो हम न केवल इसको उदाहरण के लिए पढ़ते हैं, बल्कि हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि मानव हस्तक्षेप है, ये एक तरह का मानव हस्तक्षेप है। जब आप बीमारी को के आप कारण बनते हैं, जैसे पैंडेमिक को भी कारण मनुष्य के इंटरफेरेंस का ही माना जा रहा है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा जंतुओं के संपर्क में आ रहे हैं और फिर जंतुओं के जो वायरस हैं वो मनुष्य के संपर्क में आ रहे हैं, तो ये मानव हस्तक्षेप है। तो वास्तव में हम वैश्विक महामारियों के इतिहास का अध्ययन इस तरह से करते हैं, मेरा मतलब कि जब हम महामारी की कहानियों को अपने शोध में शामिल करते हैं तो हमारा इतिहास और भी रोमांचक हो जाता है। और जो इस तरह की जांच है जो हाल के वर्षों में कई प्रमुख इतिहासकारों द्वारा की गई है, ये इतिहास की एक पूरी तरह से नई व्याख्या की ओर हमें ले जाती है। धन्यवाद।